Good morning, students. Today we will do Werner theory of coordination compounds. In this theory, I will tell you historical development of coordination compounds. That is how coordination compounds are formulated. Let us start with Werner theory of coordination compounds. बेटा in 1893 में एक साइंटिस्ट था एल्फ्रेड वर्नर. ही वॉज ए स्वीडिश केमिस्ट. इसने सिस्टमेटिक स्टडी करी थी. इसने क्या किया बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड का एक्सेस अमोनिया में सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, इस सॉल्यूशन में बेटा इसने एयर पास की. ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखा फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो उससे बेटा क्या होगा, इस सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन होगी, इसमें क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे. तो सेम यहां पर यही हुआ था, क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई थी. एंड ही गेट्स ए कंपाउंड with the formula this. Means he obtained yellow crystals of this compound. Clear? After this systematic experiment, he obtained yellow crystals of this compound. Clear? अब इस केस में जो मदर लिक्विड ऑब्टेन हुआ था, ठीक है, उसकी दोबारा क्रिस्टलाइजेशन की गई. क्लियर? उससे हमें एक कंपाउंड और मिला जिसका फॉर्मूला था COCl3.5NH3. क्लियर? और इसके क्रिस्टल्स किस कलर के थे बेटा, पर्पल कलर के. क्लियर है? इस केस में जो मदर लिक्विड ऑब्टेन हुआ था उसकी इसने दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करी. क्लियर? और उसके बाद दोबारा क्रिस्टल्स ऑब्टेन हुए, वो किस कलर के थे, वायलेट कलर के. क्लियर? उनकी दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करी. क्लियर है? तो उससे उसको मिला ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स. मींस जब उसने कोबाल्ट क्लोराइड और एक्सेस अमोनिया का सॉल्यूशन लिया, उसमें एयर पास करी. क्लियर? और उसको अनडिस्टर्ब रखा, तो आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज ही ऑब्टेन्ड crystals with the formula this and in last this crystals has yellow color, this crystals has purple color, this crystals has violet color, and these crystals are of green color. Clear? Means from cobalt chloride and excess ammonia he obtained these four compounds. These are yellow crystals, these are purple crystals, these are violet crystals, these are green crystals. All these compounds are obtained by a series of crystallization processes. Clear? He found these compounds unusual. अब ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि आपको पता है कोबाल्ट क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, इसी तरह अमोनिया भी क्या है, स्टेबल है. क्लियर है? इसमें कोबाल्ट की वैलेंसी कंप्लीट है, इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है. अब इन कोबाल्ट और नाइट्रोजन को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपस में कंबाइन करें. क्लियर है? बिकॉज देयर वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीटेड. फिर भी इन्होंने आपस में कंबाइन करके इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं. इसका मतलब दीज कंपाउंड्स आर अनयूजुअल. क्लियर है? अल्फ्रेड को भी ये कंपाउंड्स अनयूजुअल हो गए. दैट इज व्हाई ही नेम्ड दीज कंपाउंड्स एज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का बेटा लिटरेचर मीनिंग क्या होता है, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. क्लियर है? अल्फ्रेड वर्नर वाज फर्स्ट unable to understand these compounds. That is why he named these compounds as complex compounds. Clear? उसके बाद बेटा अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, इन कंपाउंड्स को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया. क्लियर है? रिजल्ट्स क्या है वो हम आपको बताएंगे. कंपाउंड्स बेटा कौन कौन से थे, पहला था COCl3.6NH3, second was COCl3.5
5NH3, third was COCl3 dot 4NH3, fourth was COCl3 dot 3NH3। वर्नर ने क्या किया बेटा, हर एक कंपाउंड की 1 मोल अमाउंट ली और उसको एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया। ठीक है, रिजल्ट क्या आया हर एक केस में वो हम आपको बताएंगे इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हर एक की अमाउंट ली 1 मोल, और ट्रीट किया विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। पहले केस में जब इसने 1 मोल इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ट्रीट किया, ही गोट 3 मोल AgCl। सेकेंड केस में ही ऑब्टेन 2 मोल AgCl। थर्ड केस में ही ऑब्टेन 1 मोल AgCl, and in fourth case he does not obtain any mole of AgCl। ठीक है, अब बेटा हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। पहले केस में AgCl के बने हैं 3 मोल, और AgCl कैसे बनता है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब 3 मोल AgCl बने हैं, इसका मतलब 3 मोल Ag पॉजिटिव तो यहां से आए होंगे और 3 मोल Cl नेगेटिव यहां से आए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस कंपाउंड की अमाउंट ले रखी है 1 मोल और ये 3 मोल Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो 3 Cl हैं ऑल आर फ्री टू आयोनाइज। ये आयोनाइज होने के लिए क्या है, फ्री। तो कंक्लूजन क्या मिलता है बेटा, all 3 Cl are free to ionize. That is why we get 3 mole Cl negative from this compound. अब क्योंकि सेकंड केस में 2 मोल AgCl के बने थे, तो इसका मतलब 2 मोल Ag पॉजिटिव सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से आए थे और 2 मोल Cl नेगेटिव यहां से आए थे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 3 Cl है, ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल Cl नेगेटिव आयंस, दैट इज व्हाई इन दिस केस 1 Cl विल नॉट बी फ्री एंड 2 Cl विल बी फ्री टू आयोनाइज। 3 में से 1 Cl तो फ्री नहीं होगा मगर 2 Cl फ्री होंगे टू आयोनाइज। तो इस केस में आउट ऑफ 3 2 Cl आर फ्री टू आयोनाइज। क्लियर। इस केस में बेटा क्योंकि 1 मोल AgCl बना था, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें 3 में से 1 Cl फ्री है आयोनाइज होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आउट ऑफ 3 1 Cl इज फ्री टू आयोनाइज। क्लियर। इस केस में बेटा क्योंकि कोई AgCl का मोल नहीं बना, इसका मतलब no Cl is free to ionize। अब इसमें 3 Cl है मगर ये आयोनाइज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वर्नर ने क्या एक्सप्रेशन दी कि these 3 Cl groups and 3 NH3 groups are strongly bounded to the central atom cobalt। ये कोबाल्ट के साथ स्ट्रांगली बाउंड थे, दैट इज व्हाई दे डज नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशन। क्लियर है। अब बेटा वर्नर ने क्या किया था अपनी सिस्टमैटिक स्टडी में, इन कंपाउंड्स को वाटर में लेके एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन की उसने मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट की। ठीक है, पहले कंपाउंड की जो मोलर कंडक्टेंस थी, मोलर कंडक्टेंस थी वो कैसी आई थी बेटा, मोलर कंडक्टेंस इज लाइक 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। इसकी मोलर कंडक्टेंस कैसी थी, लाइक ए 1:3 इलेक्ट्रोलाइट टाइप। ठीक है, अब 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है कोबाल्ट क्लोराइड, इसको आप वाटर में डालेंगे तो यू विल गेट कोबाल्ट 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव आइंस। तो मतलब एक कोबाल्ट 3 पॉजिटिव यहां पर बना है और 3 Cl नेगेटिव यहां बने हैं, तो इट मींस इट इज 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, तो इस कंपाउंड की कंडक्टेंस भी 1:3 इलेक्ट्रोलाइट टाइप जैसी थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है मोलर कंडक्टेंस इज लाइक 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड केस में जब इसने कंडक्टेंस फाइंड आउट की तो कंडक्टेंस आई लाइक 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस केस में कंडक्टेंस आई 1:1 इलेक्ट्रोलाइट जैसी। ठीक है, इस केस में इस कंपाउंड की अपनी कोई कंडक्टेंस नहीं थी, नो कंडक्टेंस ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, अब इससे बेटा हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, पहले कंपाउंड की मोलर कंडक्टेंस 1:3 इलेक्ट्रोलाइट जैसी थी। इसका मतलब पहले कंपाउंड के अंदर टोटल आयंस कितने होंगे, 4, एक ये और 3 ये। क्लियर है, कंक्लूजन क्या है यहां पर, यहां पर 4 आयंस हैं। इस केस में क्योंकि मोलर कंडक्टेंस 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट जैसी थी तो टोटल आयंस इस केस में कितने होंगे बेटा, 3। मीन्स इस कंपाउंड को जब तुम वाटर में ऐड करोगे यू विल गेट टोटल 3 आयंस। ठीक है, 3 आयंस का मतलब अगर तुम 1 मोल कंपाउंड ले रहे हो यू विल गेट 3 मोल डिफरेंट आयंस। क्लियर है, इस केस में यू विल गेट 2 आयंस। ठीक है, इस केस में यू विल गेट नो आयन। ठीक है, इस केस में आपको कोई भी आयन नहीं मिलेगा। क्लियर है, पहले केस की कंडक्टेंस 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट जैसी थी, दैट इज व्हाई 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल प्रोड्यूस 4 मोल आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर आपको 1 मोल से 3 मोल आयंस मिलेंगे, इस केस में 1 मोल से 2 मोल आयंस मिलेंगे और इस केस में 1 मोल कंपाउंड कोई भी आयंस रिलीज नहीं करेगा, दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैज इट्स कंडक्टेंस। क्लियर है, तो यहां पर मैं आपको 4 आयंस का मतलब यहां पर 4 मोल आयंस, 3 मोल आयंस, 2 मोल आयंस। ठीक है, नो आयन। क्लियर है बेटा, अब इस कंपाउंड में हमें पता लग गया कि टोटल आयंस कितने हैं, 4, और इसमें 3Cl फ्री होते हैं आयोनाइज होने के लिए। क्लियर है बेटा, तो इसमें से जो आयंस फ्री है आयोनाइज होने के लिए उसने क्या किया, उनको अलग शो किया। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको अलग शो किया। ठीक है, वो कैसे देखो बेटा, इसके बाद एक टेबल और बनेगा, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वर्नर ने इस कंपाउंड को कौन सा स्ट्रक्चर दिया, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर गिवन। ठीक है, इसमें क्योंकि बेटा टोटल 4 आयंस थे और 3Cl आर फ्री टू आयनाइज, उसने क्या किया, जो एटम्स या ग्रुप्स आयनाइज होने के लिए फ्री थे उनको तो बाहर रख दिया, जैसे यहां पर 3Cl फ्री थे उनको तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा। ठीक है, और रिमेनिंग ग्रुप्स जो आयनाइज नहीं हो रहे थे वो सेंट्रल एटम के साथ क्योंकि स्ट्रॉन्गली बाउंड थे, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वर्नर। ठीक है, उसको उसने स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वॉल्व किया, CONH3 6। इट मीन्स उसने इस कंपाउंड को इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, सेकंड केस में क्योंकि बेटा 2Cl फ्री है, 2 आयनाइज एंड टोटल आयंस फॉर्म्ड आर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2Cl जो आयनाइज होने के लिए फ्री है वो तो बाहर रखे जाएंगे। ठीक है, एक Cl आयोनाइज नहीं हो रहा, इट मीन्स इट विल बी स्ट्रॉन्गली बाउंड टू कोबाल्ट, उसको अंदर रखा जाएगा और साथ में अंदर क्या होंगे 5NH3। क्लियर है, अब आप कहेंगे कि सर इसके में 4 आयंस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस केस में 3 आयंस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 तो आपको पता लग गया। ठीक है, ये 2 Cl निकलेंगे। ठीक है, 3 ये निकलेंगे। अब टोटल आयंस 4 कैसे हैं वो आपको देखो कैसे तो चलेगा। अब इस कंपाउंड को अगर तुम वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, तो ये डिसोशिएट करेगा, इट विल डिसोशिएट टू फॉर्म 4 आयंस, CONH3 6 3 positive plus 3 Cl negative. These are 4 ions.
क्लियर है। इस केस में देखो क्योंकि एक Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, 3 के ऊपर कितना होगा बेटा -3, अगर इसके ऊपर -3 है तो इसके ऊपर कितना होगा बेटा +3। क्लियर है। तो टोटल आयंस कितने बने बेटा 4 आयंस बने। क्लियर है बेटा। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एक मोल से टोटल कितने बन जाएंगे बेटा 4 मोल आयंस। क्लियर। डिपेंड करेगा कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। क्लियर। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस क्वांटिटी से टोटल आयंस कितने बन सकते हैं 4। क्लियर है। नेक्स्ट केस में टोटल आयंस कितने बनते हैं 3, 2 तो Cl फ्री है तो इसकी डिसोसिएशन बेटा वाटर में कैसे होगी, लाइक COCl NH3 5। ठीक है। इस केस में क्योंकि बेटा 2 Cl फ्री है तो वो तो आयंस बना लेंगे। ठीक है। इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर कितना होगा बेटा +2। टोटल आयंस कितने बने हैं बेटा 3। क्लियर। थर्ड केस में उसने क्या स्ट्रक्चर दिया, Cl एक फ्री था तो एक Cl तो बाहर आएगा, 2 अंदर आएंगे। और ये वाटर में कैसे आयोनाइज होते हैं बेटा, लाइक दिस। क्लियर। तो टोटल आयंस कितने बनेंगे इस केस में बेटा 2। क्लियर। अगर तुम ये क्वांटिटी लेते हो इट विल गिव्स 2 आयंस। ठीक है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसकी 1 मोल अमाउंट लेते हो और अगर ये 100% डिसोसिएशन शो करता है इट विल प्रोड्यूस टोटल 2 मोल आयंस। ठीक है। इस केस में बेटा क्योंकि कंडक्टेंस इसकी अपनी नहीं थी और कोई भी Cl आयोनाइज होने के लिए फ्री नहीं था, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी Cl लिखा नहीं जाएगा। तो इस कंपाउंड को वर्नर ने कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, COCl3 NH3। ठीक है। और ये कंपाउंड जो है डिसोसिएशन शो नहीं करता, नो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। स्क्वायर ब्रैकेट में जो ग्रुप्स लिखे गए हैं वो आयोनाइज नहीं होते और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो ग्रुप्स लिखे गए हैं दैट आर एबल टू आयोनाइज। क्लियर है बेटा। ये स्ट्रक्चर दिए थे उसने वर्नर ने। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर पार्ट है दैट इज नोन एज काउंटर आयंस एंड दे आर आयोनाइजेबल। ये आपको पहले ही करवा रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज काउंटर आयंस एंड दे आर आयोनाइजेबल। क्लियर है। These compounds were given the name complex compounds। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्नर ने इनको क्यों नेम दिया, क्योंकि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड these compounds। He made a systematic study and he gave following structures to these compounds। Clear? These compounds dissociate in solution in these ways। The groups present outside the square bracket will only ionize, whereas the groups present inside the square bracket will not able to ionize। This is because they will be strongly bound to the central cobalt। This is known as central atom cobalt। ठीक है। Whereas groups present around the cobalt will be known as ligands। These ligands make coordinate bond with the cobalt। That is why complex compounds are also known as coordination compounds। क्लियर है। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। क्लियर। Postulates of Werner's theory। क्लियर।
पहला पोस्टुलेट क्या है बेटा, ए मेटल possess two types of valency, primary valency and secondary valency। एक मेटल जो है अपने कंपाउंड्स में दो तरह की वैलेंसी शो करता है, एक को बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोला जाता है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज फाउंड इन सिंपल कंपाउंड्स एंड इज इक्वल टू oxidation state of metal in that simple compound। मेटल जो है प्राइमरी वैलेंसी किस कंपाउंड में शो करता है, इन सिंपल कंपाउंड्स लाइक COCl3 PtCl4, ठीक है। मीन सिंपल कंपाउंड्स में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही क्या होगी, उसकी प्राइमरी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का सिंपल कंपाउंड लेते हैं COCl3, ठीक है। इस कंपाउंड में बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा, 3। ये सिंपल कंपाउंड है, उस सिंपल कंपाउंड में जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही क्या होगी, उसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब आप ये देखो, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 3Cl नेगेटिव आइंस, क्योंकि ये जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है इट इज लिंक्ड टू 3Cl नेगेटिव आइंस। इस कंपाउंड के अंदर ईच कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज लिंक्ड टू 3Cl नेगेटिव आइंस। इसका मतलब कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है 3, उसको सेटिस्फाई करने वाला कौन है, 3Cl नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आइंस। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आइंस। मींस मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसकी वजह से है, नेगेटिव आइंस की वजह से, ठीक है। और आपको पता है इस कंपाउंड को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो इट डिसोशिएट्स इनटू आइंस, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी थी कोबाल्ट की वो किसकी वजह से थी, 3Cl एटम्स की वजह से, और सॉल्यूशन में जाने के बाद these Cl atoms get ionized, वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। दे आर कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव आइंस। तो हम कह सकते हैं बेटा प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आइंस एंड इज आयोनाइजेबल, वो आयोनाइजेबल होती है एंड इज आयोनाइजेबल। क्लियर है। अगर कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, 3Cl सेटिस्फाई करते और सॉल्यूशन में जाने के बाद 3Cl आइंस में कन्वर्ट ना होते तो हम क्या लिखते हैं बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। क्लियर है। प्राइमरी वैलेंसी किसमें होगी बेटा मेटल की, इन सिंपल कंपाउंड्स, एंड प्राइमरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन दैट कंपाउंड। क्लियर है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड ऑलवेज बाय नेगेटिव आइंस एंड इज आयोनाइजेबल। क्लियर है बेटा। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी मेटल की किस तरह के कंपाउंड में होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो पॉइंट लिखते हैं, इट इज फाउंड इन coordination compound and is equal to coordination number of the metal
in that coordination compound. मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और किसके इक्वल होगी, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, एग्जांपल देखोगे और क्लियर होगा। एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं CONH3 जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस कंपाउंड में कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा, 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा, 6। ठीक है, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 है उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस केस में, 6 न्यूट्रल NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये लेते हैं CONH3 Cl2, ये कंपाउंड भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगेन 6। ठीक है, 4 ड्यू टू NH3 एंड 2 ड्यू टू Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है, और इस 6 सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 4 न्यूट्रल NH3 मॉलिक्यूल्स एंड 2 Cl नेगेटिव आयंस। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों मिलकर भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये पॉइंट लिखा है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, इस तरह हम पॉइंट लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी is satisfied either by neutral molecules or by negative ions or by combination of both, दोनों मिलकर भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है कि नहीं होती वो आपको बताना है। मैंने पीछे बताया था वर्नर थ्योरी में कि ये जो 6 NH3 ग्रुप्स होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड टू कोबाल्ट। सिमिलरली यहाँ पर है 4 NH3 ग्रुप्स एंड 2 Cl एटम्स, ये कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं और ये डिसोसिएशन शो नहीं करते, तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। क्लियर है बेटा, दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। मेटल पोसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है, second postulate is secondary valency of a metal with a particular oxidation state, that is known as its primary valency is usually fixed। इस पोस्टुलेट का मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ हम पर्टिकुलर ले लें तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली फिक्स्ड होता है। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 4। ठीक है, और अगर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना होगा बेटा, 6। क्लियर है बेटा,
मीन्स एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पोंडिंग मेटल का एक फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसके कुछ एक दो एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास बेटा, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिकी पॉइंट्स में डिटेल में बता दिया था, क्लियर है। तो इस सेकंड पोस्टुलेट दोबारा पढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ए मेटल विद ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इज यूजुअली फिक्स्ड, ठीक है। अगर प्लेटिनम के ऊपर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा 4, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट 4 है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी बेटा 6, क्लियर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पोस्टुलेट, क्लियर। थर्ड पोस्टुलेट क्या है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल whereas secondary valency is ionizable, क्लियर। इस पोस्टुलेट का मतलब क्या है, जैसे हम कंपाउंड लेते हैं सिंपल कंपाउंड COCl3, इसमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 और उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है 3Cl एटम्स, ठीक है, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद आयोनाइज भी होते हैं। मगर ये 3Cl एटम्स जो है स्पेस में कोबाल्ट के राउंड कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं रखते, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, मींस प्राइमरी वैलेंसी को जो नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं दे आर नॉट ओरिएंटेड इन स्पेस अराउंड दिस सेंट्रल एटम, क्लियर है। दैट इज व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। अब बात करते हैं बेटा सेकेंडरी वैलेंसी की। जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं CONH3 ठीक है, इसमें कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है और उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है 6NH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो 6NH3 मॉलिक्यूल्स होते हैं कोबाल्ट के राउंड एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ओरिएंटेड होते हैं, दे आर ओरिएंटेड इन स्पेस अराउंड द कोबाल्ट एंड दैट अरेंजमेंट विल गिव्स द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको पीछे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में भी डिटेल में बता रखा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है, कोबाल्ट का या किसी भी मेटल का, उस केस में जो लीजेंड्स होंगे वो सेंट्रल एटम के राउंड ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में लिंक होंगे, ठीक है। जैसे कोबाल्ट के अराउंड NH3 मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, like this, and that is why this complex has octahedral geometry. This is only due to specific arrangement of 6NH3 molecules around the cobalt. क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, ठीक है, आयोनाइजेबली डायरेक्शनल। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। प्राइमरी वैलेंसी को जो नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं उनकी सेंट्रल एटम के अराउंड कोई स्पेस में अरेंजमेंट नहीं होती, मगर सेकेंडरी वैलेंसी को जो मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड ओरिएंटेड होते हैं इन स्पेस एंड दैट इज व्हाई द अरेंजमेंट गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। जैसे इस कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इस केस में जो 6NH3 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कोबाल्ट के अराउंड कुछ इस तरह से होती है, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा। तो सिंपल पोस्टुलेट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल वेयरएज सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, डायरेक्शनल होती है, ठीक है, बिकॉज ग्रुप्स satisfying
the secondary valency of metal are oriented in space and gives the geometry of the coordination compound. Exact geometry of the coordination compound will depend on its coordination number and will depend on the hybridization of the central atom. ठीक है, it will be explained in detail in VBT, valence bond theory. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सिडविक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सिडविक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्लियर. अब सिडविक थ्योरी क्या कहती है बेटा, आपको पता है एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कंबाइन क्यों करता है, बिकॉज द एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट. अगर एटम का ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होगा इट विल बिकम स्टेबल. ठीक है, तो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों करते हैं, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डुप्लेट. ये आपने सारा पढ़ रखा है. ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिडविक थ्योरी दैट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा सेंट्रल एटम होता है जैसे आपने पीछे पढ़ा था, और उसके अराउंड लीजेंड्स होते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा एक एटम. ठीक है, मगर उसको शेयर दोनों एटम्स करेंगे लाइक दिस. Donating atom is B, but this electron pair is shared between A and B both. ठीक है, सेम यहां पर है. कोबाल्ट जो है 4NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस. ठीक है, और सिमिलरली इट इज आल्सो मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड with 2Cl atoms. ठीक है, these are known as ligands. ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है. सिडविक थ्योरी क्या कहती है, कोबाल्ट जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो लीजेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है, बिकॉज इट वांट्स टू बिकम स्टेबल. ठीक है, और वो स्टेबल कब होगा बेटा, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट जैसे बनेगी. ठीक है, तो सिडविक थ्योरी क्या कहती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लीजेंड से एक्सेप्ट क्यों करता है, बिकॉज इट वांट्स टू बिकम स्टेबल. इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन्स अप टू द नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट. ठीक है, जैसे कोबाल्ट का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस है एलिमेंट है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36. ठीक है, और कोबाल्ट में सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट. ठीक है, 27 होते हैं. ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, +2. ठीक है, तो 27 - 2 इज इक्वल टू 25. तो वो लीजेंड से इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन अप टू 36, दैट इज नियरेस्ट टू नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट. क्लियर है, दिस इज नोन एज सिडविक थ्योरी एंड इट इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आल्सो. ठीक है, ये रूल क्या कहता है बेटा, सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीजेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन अप टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट. क्लियर, तो स्टेटमेंट लिखते हैं. इन कोऑर्डिनेशन
compound central atom accepts the electrons donated by ligands in order to complete its electrons up to next nearest noble gas एलिमेंट। ठीक है, अगर वो सेंट्रल एटम 3D सीरीज को बिलोंग करता है, जिसको हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां तक कंप्लीट करना चाहेंगे, अप टू 36, जो क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर वो सेंट्रल एटम 4D सीरीज को बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक पहुंचाना चाहेगा, मींस अपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंचाना चाहेगा, 54 तक, जो जीनोन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर वो 5D सीरीज को बिलोंग करता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंचाना चाहेगा, बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड, वो पहुंचाना चाहेगा अप टू 86, जो किसका किसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, रेडोन के। क्लियर है, तो 3D सीरीज वाले अपने इलेक्ट्रॉन्स को 36 तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, 4D सीरीज वाले 54 तक, 5D सीरीज वाले 86 तक। These are electrons of krypton, xenon and radon। और आपको पता है these are noble gas elements and noble gas elements have stable electronic configuration। Their octet and duplet in case of helium is always complete। ठीक है, तो सेंट्रल एटम भी स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल कैसे होगा, वो लीजेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचाएगा। क्लियर है, दिस इज नोन एज EAN rule। EAN stands for effective atomic number। क्लियर है बेटा। अब अफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लीजेंड्स अराउंड दैट सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट EAN इन एनी कॉम्प्लेक्स। EAN का फॉर्मूला क्या है बेटा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, प्लस लीजेंड्स उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। और आपको पता है एक लीजेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। क्लियर, अगर वो लीजेंड यूनिडेंटेट है, तो अगर वो बाइडेंटेट है, तो ईच लीजेंड विल फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दैट इज व्हाई इट विल डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज NiCO4। ठीक है, इस केस में हम पहले EAN निकालते हैं। EAN कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम निकल। ठीक है, और निकल के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 28, प्लस लीजेंड्स कितने हैं, 4 CO ग्रुप्स, तो एक CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, 4 कितने डोनेट करेंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36, विच आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रिप्टोन।
तो इसका मतलब निकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम 4 CO ग्रुप्स। इट मीन्स इट इज ओबेइंग दिस EAN रूल। ये तो ये कहता है सेंट्रल एटम लीजेंड से इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन अप टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं इट ओबेज EAN रूल, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो चुके हैं, अप टू 36, दैट इज द नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। एग्जांपल और लेते हैं बेटा, FeS2O 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में EAN निकालते हैं। ठीक है, अब इस केस में आयरन है। ठीक है, आप कहोगे कि सर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे। ठीक है, मगर नहीं, इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, 3 पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है वाटर की, 0, बिकॉज इट इज न्यूट्रल एजेंट। तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी बेटा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 26 थे न्यूट्रल आयरन के अंदर, उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 23 प्लस 6 H2O लीजेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे बेटा, 12। ठीक है, तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूं। ये कितना आएगा बेटा, 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी 35 हुए हैं, 36 नहीं हुए, इसका मतलब ये EAN रूल ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिडविक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नोबल गैस एलिमेंट तक पहुंचे ही नहीं। क्लियर, तो दिस कंपाउंड मस्ट बी अनस्टेबल। ठीक है, but the limitation of Sidgwick theory is that this compound is still stable. It is not obeying the EAN rule, but it is still stable. This is one of the limitation of Sidgwick theory. ठीक है, and this is one of the reason also it was rejected. Clear है? It does not obey EAN रूल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद भी इसके इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉन्स जो 36 होते हैं वहां तक नहीं पहुंचे। दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओबेइंग द EAN रूल। क्लियर है? लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा लिमिटेशंस ऑफ सिडविक थ्योरी। पहली लिमिटेशन मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम लीजेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, नहीं पहुंचाता, दैट इज व्हाई दैट कॉम्प्लेक्स शुड बी अनस्टेबल। ठीक है, मगर वो कंपाउंड फिर भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी को सिडविक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन इज इट does not explain the stability of complexes which does not obeys EAN rule। सेकेंड लिमिटेशन क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तो बताता है बाय इट्स EAN। ठीक है, मगर वो उस कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो दिस इज अनदर रीजन इट वाज रिजेक्टेड। इट डज नॉट explains the shape and geometry of the complex. Due to these limitations, this theory was rejected. Clear है बेटा?